गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप भी मेरी तरह अच्छे होंगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। और मैं आशा करता हूं कि कैसे हो मेरे लर्नर्स, कैसे हो मेरी लर्नर्स, कैसी चल रही है आपकी तैयारी हर दिन कुछ नया सीखने की। आज आपके सामने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो इकोनॉमिक्स का वो क्रूशियल टॉपिक होने वाला है इकोनॉमिक्स का, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक होने वाला है। और जिस टॉपिक के बारे में बात करता हूँ मैं गारंटी ले सकता हूँ आपने ये टॉपिक ना ही अपने 11th क्लास में पढ़ा हो, ना ही आपने 12th क्लास के एकेडमिक सेशन में पढ़ा होगा। और मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ ये मैंने खुद ग्रेजुएशन लेवल पे आके इतना मास स्केल पे इसको पढ़ा और इतना ज़्यादा डीपली में से कुछ कॉन्सेप्ट से मेरा फेवरेट टॉपिक है और मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है जिस इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक होने वाला है और ये जनरल अवेयरनेस का ही पार्ट है हमारे। इस वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए चलिए शुरू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टॉपिक नेम। क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम बहुत सारे बच्चों ने गैस भी कर लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप, यूटिलिटी फॉर रिसेशन, डिप्रेशन, रिफ्लेशन, डिफ्लेशन, डिप्रेशन, रिसेशन, स्टैगफ्लेशन। कि आप भी कहोगे भैया रुक जाओ जरा, थम जाओ, इतने सारे टर्म्स कॉन्सेप्ट कैसे कवर कर सकते हैं हम इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है। इस वीडियो को हम 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं? पार्ट 1 के अंदर हम इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिफ्लेशन के बारे में बात करेंगे, और जो इसके फंक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। और थर्ड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन आरबीआई कंट्रोल इन्फ्लेशन। और अपने आप को ना मेंटली प्रिपेयर कर लो, अपना जो है ना फिक्स माइंडसेट है ना इसको ड्रॉप आउट कर दो और अपना जो है ना ग्रोथ माइंडसेट बनाओ कि यार हर दिन मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, हर दिन मैं कुछ नया सीखूंगा। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत क्रूशियल टॉपिक होने वाला है हमारे लिए। जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से, मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ कि 11th और 12th के अंदर ये टॉपिक आपको पढ़ाया ही नहीं गया होगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है आपको ग्रेजुएशन लेवल पर ही सीखने को मिलेगा। और ग्रेजुएशन लेवल में नहीं चाहता कि आप 3 साल तक धक्के खा के वहां तक पहुंचो और वहां चीजें सीखो। मैं चाहता हूँ पहले से पहले अपने आप को तैयार करो, पहले से पहले बहुत सारी चीजें सीख लो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं कभी सीए की पढ़ाई नहीं की, मैंने कभी सीए की पढ़ाई नहीं करी, लेकिन मैंने बेसिक टैक्सेशन, कंप्यूटेशन ऑफ अकाउंटिंग, कई सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने अपनी नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा टाइम जो था मेरे पास उसको मैंने वहाँ यूटिलाइज करा। जो मेरे पास फ्री टाइम था मैंने उसको यूटिलाइज करके मैंने ये सारा टाइम निकाला अपने आप को कुछ नया सिखाने के लिए। मैं आपके सामने इतना ज्यादा जो सिखा पाता हूँ क्योंकि मैंने कुछ सीख रखा है। मैंने कहीं ना कहीं अपना टाइम ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट किया जहाँ पे मैं कुछ आउटकम ले सकूं। जैसे मैं किसी सीए के पास बैठा, उनसे जाना, उनके बारे में सीखा, उनके प्रोफेशन के बारे में सीखा, उनके क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं उनके वाइल डूइंग दिस जॉब। तो मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस कलेक्ट करे। मेरे पास अपना खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास लोगों के द्वारा दिया गया हुआ एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। रियल लाइफ एजुकेशन में फोकस करता हूँ, मैं फॉर्मल एजुकेशन में भी फोकस करता हूँ। मैं सीखने पे मैं 3 चीजों पर बिलीव करता हूँ, और यही आप अपना एक मोटो बना लो कि मुझे ये करना है। अपने लाइफ में टारगेट बना लो कि मुझे ये चीज करनी है। फर्स्ट मैं चीज पे बिलीव करता हूँ LED के ऊपर, लेड बोलता हूँ मैं उसको। L रिप्रेजेंट फॉर लर्निंग, E रिप्रेजेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग, D रिप्रेजेंट फॉर डुप्लीकेटिंग। सीखो, इम्प्लीमेंट करो और सिखाओ। तो ये क्या है, ये आपको एक बेटर वर्जन बनने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो मैं इस वीडियो को ना लंबा करते हुए इसको डिस्कस करते हैं। Today we are going to learn about the inflation and its type, utility for recession, deflation, depression, reflation, stagflation। इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी, एक मिस आउट हो गया, डिसइन्फ्लेशन एंड रिफ्लेशन। आज हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन होती है। आपके घर में बहुत सारे रिश्तेदार आते होंगे और बड़े बूढ़ों के बीच में ये बात चलती होगी कि पहले तो महंगाई बहुत कम थी, जब से ये मोदी सरकार आई है बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। पहले हम लाते थे, पहले हम
हम आटा लाते थे वो था 25 रुपए किलो, आज जो आटा मिल रहा है वो मिल रहा है 32 से 33 रुपए किलो। देखा नहीं कितनी महंगाई आ चुकी है। तो उसके पीछे कई सारे फंडामेंटल बेसिक्स जो होते हैं इकोनॉमिक्स के, उन्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कहोगे कि महंगाई बढ़ रही है, पर इसके पीछे का रीजन गवर्नमेंट नहीं, इसके पीछे के रीजन कई सारे रीजन हो सकते हैं। उन रीजन को स्पेसिफिक तरीके से आज हम समझेंगे, और मैं आपके साथ आपका भाई जैन आपकी मदद करेगा इन सारे पॉइंट्स को सिंपल शब्दों में समझने के लिए। पहले हम समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन होती क्या है। इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन को सिंपल शब्दों में कहूं तो राइज इन प्राइस हु कैन बी ट्रांसलेट द डिक्लाइन ऑफ परचेसिंग पावर ऑफ नॉट ओवरनाइट। क्या सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ आपको। हमारे कमोडिटीज का प्राइस, कोई भी कमोडिटी, यूटिलिटी, सर्विस का प्राइस बढ़ जाना, और हमारे जो जो हमारे नोट, जो हमारे रुपये की उसकी परचेसिंग पावर का डिक्लाइन हो जाना, मतलब कम हो जाना। पहले एलेक्सा का एग्जांपल, पहले जब मैं बच्चा था तो मैं एक दूध की थैली लेने जाता था, वो आती थी 20 रुपए की। तो मैं कितनी लाता था? मैं लाता था कितनी? दूध की थैली लाता था मैं, दूध की थैली लाता था कितनी आती होंगी? 100 रुपए में 5 दूध की थैली लाता था। बहुत सालों बाद मैं दूध की थैली लेने गया तो मैं शौक हो गया कि यार 33 रुपए की एक दूध की थैली है। तो क्या हुआ कि 20 से 33 रुपए, मतलब 4 से 5 साल के बीच में इतना गैप देखने को मिला। क्या हो रहा है? जो कमोडिटी के प्राइस है, जो गुड्स के प्राइस है वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारी जो रुपी की जो हमारी पावर है, जो परचेसिंग पावर है, वो डिक्लाइन होती जा रही है। मतलब क्या? वो बढ़ती जा रही है, वो डिक्लाइन होती जा रही है। तो इसी को ही इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर इन्फ्लेशन, लेट्स टेक एग्जांपल, इन्फ्लेशन होती क्या? अगर इन्फ्लेशन कांस्टेंट परसेंटेज से बढ़ रही है, जैसे एक कमोडिटी का प्राइस है वो 100 रुपए से 10 हो गया, तो हम क्या कहेंगे? जो चेंजेस आया वो 10% का आया है। तो ये क्या होगा? ये जो आया 10% का, तो हम क्या है कहेंगे कि ये इन्फ्लेशन हो गई है। मतलब एक फिक्स रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। जैसे इंडिया के अंदर किस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ती है? 6.2, 6.5, 6.8, मैक्सिमम 6.8 तक इन्फ्लेशन देखी गई है इंडिया के अंदर पर ईयर। और डिसइन्फ्लेशन क्या होती है? लेट्स टेक एग्जांपल, एक कमोडिटी है, उसकी जो प्राइस थे वो 100 रुपए की कमोडिटी है, एक गुड से जिसको हम Q1 देते हैं, उसका प्राइस 100 रुपए था, एकदम से उसका प्राइस 110 हो जाता है। तो क्या इन्फ्लेशन देखी गई कितने परसेंट की? 10% की। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, उसको जानो, समझो क्या कहना चाहता हूँ मैं। वो 10% के चेंजेस देगा, मतलब क्या? 100 की चीज 110 की हो गई। कितने परसेंट का चेंजेस आए? 10% के चेंजेस आए। कितने परसेंट? 10 रुपए से 10% का चेंजेस आए। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये नेसेसरी थिंग है, इसका प्राइस हमें डिक्लाइन करना चाहिए। इससे क्या है इंडिया में रहने वालों की, जो गरीबों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो रही है। तो उसी चीज को देखते हुए उन्होंने क्या करा कि उससे कहा उसका प्राइस कम कर दो, जो 10% अब उसका प्राइस 110 से 105 कर दिया। तो वो क्या हो गया? वो 110 से जो वो कमोडिटी थी उसका प्राइस क्या हो गया? 105 हो गया। मतलब क्या? वो उसको थोड़ी सस्ती हो गई। मतलब महंगाई तो हुई पर कांस्टेंट रेट से नहीं हुई, कम रेट से हुई तो क्या कहते हैं उसको? डिसइन्फ्लेशन। मतलब क्या? इन्फ्लेशन बढ़ी लेकिन वो 10% से ना बढ़ी, 5% से बढ़ी, उसके आधे से बढ़ी, लेकिन बढ़ी तो उसी को ही हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। अब मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, अब मैं जिस टर्म के बारे में बात करने वाला हूँ वो है डिफ्लेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़ी ध्यान से और बारीकी से समझने की कोशिश करना। अगर किसी भी बच्चे के माइंड में कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मैं उसका वहां पे उसके कमेंट का, उसके क्वेश्चन का जरूर आंसर करने की कोशिश करूँ। और बहुत सारे बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर हमें ना आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव लगता है। तो हम समझ लेते हैं कि डिफ्लेशन होती क्या है। डिफ्लेशन क्या होती है? डिफ्लेशन एक 100 रुपए एक कमोडिटी है, इसका प्राइस है 100 रुपए, उसका प्राइस हो गया 90 रुपए। अब आप में से बहुत सारे लोग ना खुश हो जाओगे कि यार 100 रुपए की चीज 90 रुपए हो गई तो सस्ता ही हो गई ना सर, हमें तो खुश होना चाहिए। आप तो ये तो अच्छी बात है, हमें तो खुश होना चाहिए कि एक कमोडिटी का प्राइस 100 रुपए 90 रुपए हो गया, मतलब हमें चीज अब सस्ते में बदली। लेकिन खुश मत होना भाई लोग, बिल्कुल भी खुश मत होना, क्योंकि इसके पीछे का तुम रीजन जानोगे ना, तुम्हारे ना आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारा दिमाग फटने को तैयार हो जाए कि यार सर मतलब चीजें सस्ती हो रही है, उसके पीछे भी इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, क्या इकोनॉमी के अंदर इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है सर। जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एक 100 रुपए की कमोडिटी है 90 रुपए की हो गई, तो हम जो बात करते हैं ना, हम मैं ये नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर सर्विस, हम पूरे एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, हम पूरी इकोनॉमी के अंदर बात कर रहे हैं, पूरे एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। तो एक 100 रुपए की
वो होती है CUS ले लो। CUS क्या होता है? कमोडिटी, यूटिलिटी एंड सर्विस। इनको हम क्या कहते हैं? इनको सिंपल शब्दों में हम ग्रुप ऑफ कमोडिटी कहते हैं। इसके अंदर यूटिलिटीज भी आ जाती है, कमोडिटीज भी आ जाती है, सर्विसेज भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। तो हम उसमें इसको ग्रुप ऑफ कमोडिटी होगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? ग्रुप ऑफ कमोडिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो एक 100 रुपए की चीज है, वो 90 रुपए होगी, तो खुश मत होना बिल्कुल भी, उसके पीछे का रीजन जानो। अगर 100 रुपए की चीज 90 रुपए की, उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? सोचो 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 सोचो, क्या हो सकता है? क्या कोई चीज सस्ते में मिल रही है, मतलब उसकी ना डिमांड नहीं है? सस्ते में क्यों मिल रही है? उसकी डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? अगर सोचो, अगर डिमांड नहीं है तो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं ना बैग्स बनाता हूँ, बैग, स्कूल बैग्स बनाता हूँ। अगर बच्चे बैग खरीदेंगे ही नहीं, माँ बाप बैग खरीदेंगे ही, तो मैं क्या बैग आगे बनाऊंगा? अगर मैं बैग नहीं बनाऊंगा तो क्या मैं उसको प्रोडक्शन करूंगा? मैं प्रोडक्शन करने में मैं प्रोडक्शन करने के लिए लेबर रखूंगा? लेबर नहीं रखूंगा तो उनको वेजेस कहाँ से प्रोवाइड होंगे? अगर उन्हें वेजेस प्रोवाइड होंगी तो उनकी क्या, उनकी स्पेंडिंग पावर घट जाएगी। तो क्या होगा? स्पेंडिंग पावर घटेगी तो वो क्या करेंगे? वो खुद लेस डिमांड करेंगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, मैं इसको दोबारा से समझा देता हूँ। तो क्या हुआ जी, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, एक मार्केट में सस्ता ही क्यों होती है, ये वाला सिचुएशन समझाता हूँ मैं। लेस डिमांड है, लेस डिमांड है, क्या? लेस प्रोडक्शन होगी, लेस प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा? लेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लेस स्पेंडिंग पावर होगी। लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो वो स्पेंड नहीं करेंगे, और वो स्पेंड नहीं करेंगे तो डिमांड जनरेट कैसे होगी? डिमांड बढ़ेगी कैसे? तो ये था ये कॉन्सेप्ट। तो इसको बहुत ज्यादा बारीक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। और सब भैया को गया, भैया आपने प्रॉब्लम तो बता दी, कॉन्सिक्वेंसेस तो निकाल दिए, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इस चीज को इकोनॉमी के अंदर रिजॉल्व कैसे की जा सकती है? तो उसका सॉल्यूशन है बहुत सिंपल है, इसी का ही नाम दिया गया है, जैसे डिफ्लेशन। क्या प्रॉब्लम? डिफ्लेशन। सॉल्यूशन रिफ्लेशन। तो रिफ्लेशन से याद रखना, रिफ्लेशन क्या है? एक सॉल्यूशन देती है। रिफ्लेशन मींस, रिफ्लेशन में 2 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं, और रिफ्लेशन जिसको सॉल्यूशन है रिफ्लेशन, इसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ये पार्ट ज्यादा लंबा नहीं करते, मैं अपनी वीडियो का जो पीरियड रखता हूँ वो मैं 9 से 11 मिनट तक रखता हूँ, तो इसको वीडियो को ना लंबा करते हुए नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।